काठमांडू की एक दोपहर, हवा में ठंडक है, लेकिन नेपाल के राजमहल का तापमान बहुत बढ़ा हुआ है। एक राजा अपनी रानी की लाश के पास खड़ा है। उसकी आंखों में लेकिन आंसू नहीं हैं, अंगारे हैं। वो चीख रहा है। उसका गुस्सा किसी पड़ोसी मुल्क पर नहीं, किसी बागी सेनापति पर नहीं, उसका गुस्सा अपने ही भगवान पर है। गुस्से की सनक में वो एक ऐसा हुक्म देता है जिसे सुनकर सिपाहियों के हाथ कांपने लगते हैं। हुक्म था, पशुपतिनाथ के मंदिर पर तोपों को तान दो और उड़ा दो मंदिर को। बात यही नहीं रुकी, नेपाल की कुलदेवियों की मूर्तियों को उखाड़कर शमशान में फेंका गया। ये कहानी सिर्फ एक राजा के गुस्से की नहीं है, ये उस पल की कहानी है जिसने नेपाल के इतिहास में एक ऐसा अध्याय खोला जो अगले 100 सालों तक बंद नहीं हुआ। एक ऐसा शाप जो एक राजा की जिद से शुरू हुआ और जिसने अपने ही वंश, अपने ही मंत्रियों और अपने ही सगे संबंधियों को निगल लिया। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज कहानी नेपाल के इतिहास के उस अध्याय की जब नेपाल के शासक एक दूसरे के खून के प्यासे हुए और इस कत्लेआम में भगवान तक को नहीं छोड़ा गया। तारीखों के पन्ने पलटे तो हम पहुंचते हैं 18वीं सदी के आखिरी दशक में। नेपाल का एकीकरण अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, मतलब जो मॉडर्न नेपाल है उसका नक्शा बना नहीं था। आधुनिक नेपाल के निर्माता राजा पृथ्वीनारायण शाह दुनिया छोड़ चुके थे, लेकिन उनके बाद गद्दी उनके बेटे को मिली और फिर उनके पोते को। पोते का नाम था रण बहादुर शाह। रण बहादुर शाह, ये नाम आप याद रखिएगा क्योंकि नेपाल के इतिहास में खून की पहली बूंद इसी नाम की वजह से गिरी। अब रण बहादुर शाह जब गद्दी पर बैठे तो बच्चे ही थे, बड़े हुए तो मिजाज रंगीन हुआ। राजकुमार थे, शिकार का शौक था, संगीत का शौक था, सांडों की लड़ाई देखने का भी शौक था। साल 1796 आए, शिवरात्रि का मेला लगा। जगह थी काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर। वहां भीड़ में राजा की नजर पड़ी एक औरत पर जिसका नाम कांतिवती था। अब कांतिवती एक मैथिल ब्राह्मण महिला थी, बहुत खूबसूरत थी और उनके पति का हो चुका था देहांत। राजा रण बहादुर शाह उन पर लट्टू हो गए। तुरंत प्रस्ताव भेजा कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। अब कांतिवती जानती थी कि एक विधवा की राजा से शादी कोई स्वीकार नहीं करेगा नेपाल में, इसलिए उन्होंने इनकार किया। लेकिन राजा तो राजा है, राजा ने जिद पकड़ी। कांतिवती को जबरदस्ती डोली में बिठाकर महल लाए। कांतिवती ने फिर भी हार नहीं मानी। 6 महीने तक वो राजा को इनकार करती रही और आखिर में जब राजा ने बहुत मिन्नतें की तब कांतिवती ने रखी एक शर्त, एक ऐसी शर्त जिसने नेपाल के भविष्य का ही सौदा कर दिया। मैं शादी तभी करूंगी जब आप वचन देंगे कि अगर मेरा बेटा हुआ तो वही नेपाल का राजा बनेगा। अब रण बहादुर के पास पहले से रानियां थीं, उनके बेटे भी हुए थे, लेकिन प्यार की आंखों पर ऐसी पट्टी बंदी थी कि राजा ने वचन दिया और शादी हुई भी। साल 1797 में कांतिवती ने फिर एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया गीर्वाण युद्ध विक्रम शाह। राजा बड़े खुश, रानी भी खुश, लेकिन नियति कुछ और ही लिख रही थी। बेटे के जन्म के कुछ ही समय बाद रानी कांतिवती बीमार पड़ गईं, उन्हें टीबी हो गया। अब उस जमाने में एंटीबायोटिक्स नहीं थे और टीबी का मतलब था पक्की मौत। कांतिवती की हालत दिन पर दिन बिगड़ने लगी। अपनी मौत से ज्यादा उन्हें चिंता थी अपने बेटे की कि मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा। रानी ने राजा पर दबाव बनाना शुरू किया कि अगर आप चाहते हैं कि मैं चैन से मरूं तो मेरे जीते जी मेरे बेटे को राजा बनाइए आप। राजा धर्म संकट में खुद जवान थे, सिर्फ 23 साल उनकी उम्र थी, राजपाट कैसे छोड़ते। लेकिन पत्नी का मुंह भारी पड़ा और 23 साल के राजा ने अपनी गद्दी छोड़ दी, एब्डिकेट कर गए। अपने 1.5 साल के बेटे गीर्वाण युद्ध को नेपाल का राजा घोषित कर दिया। राजा रण बहादुर अब राजा नहीं रहे, राजा क्योंकि एक ही हो सकता है, साधु बन गए। भगवा कपड़े पहन लिए और अपना नाम बदलकर रख लिया उन्होंने स्वामी निर्गुणानंद। इसके बाद भी हालांकि उन्होंने पत्नी की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, एक से बढ़कर एक, और कभी कभी तो अजीबोगरीब वैद्य बुलाए गए। एक वैद्य था लक्ष्मी नारायण, अब ये बैलों का डॉक्टर था, उसे इंसान का इलाज करने के लिए बुलाया। उसने कहा कि रानी पर किसी भूत प्रेत का साया है, मंत्र से ठीक करूंगा। फिर दूसरा वैद्य आया, नाम था मिलहम। उसने कहा कि भगवान नाराज है, दान पुण्य कीजिए। राजा ने खजाना खोला, मंदिरों में पूजा करवाई।
काठमांडू के पशुपतिनाथ से लेकर हर छोटे बड़े मंदिर में सोना चांदी चढ़ाया गया। बात यहाँ तक पहुँच गई कि किसी ने कह दिया कि महल पर गिद्ध बैठना अपशकुन है, तो राजा ने हुक्म दिया कि सारे गिद्धों का शिकार कर लो। राजा ने रानी को बचाने के लिए जितने उपाय किए जा सकते थे किए, लेकिन मौत को तो रिश्वत आप नहीं दे सकते थे। तो रानी कांतिवती की मौत हुई और इसी के साथ स्वामी निर्गुणानंद का वैराग्य भी खत्म हुआ। जो बचा वो था एक प्रतिशोध से भरा हुआ इंसान। रण बहादुर शाह को लगा कि भगवान ने उनके साथ धोखा किया है। मैंने इतना सब चढ़ाया लेकिन बीवी बची नहीं। नेपाल के इतिहासकार बाबूराम आचार्य अपनी किताब द ब्लड स्टेन थ्रोन में बताते हैं कि राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और आज्ञा दी कि पशुपतिनाथ के मंदिर को तोपों से उड़ा दो। गनीमत थी कि दरबारियों ने और फौज ने किसी तरह हाथ पैर जोड़कर राजा को रोका। अब पशुपतिनाथ तो इस तरह नष्ट होने से बच गया, लेकिन बाकी मंदिरों पर गाज गिरी। तलेजू भवानी की मूर्ति, जो नेपाल के राजाओं की कुल देवी थी, उसे मंदिर से उखाड़ा गया और ले जाकर शमशान घाट में फेंक दिया गया। हारती माता, जिन्हें लोग चेचक से बचाने वाली देवी मानते थे, उनकी मूर्ति को उखाड़कर जंगल में फेंक दिया गया। बौद्ध भिक्षु हों या हिंदू ब्राह्मण जिन्होंने पूजा के नाम पर राजा से दान लिया था, उन्हें पकड़ पकड़ कर पीटा गया, पैसे वापस छीने गए। जिस वैद्य ने इलाज किया था मिलहम, उसका हाथ तेल पेरने वाली मशीन यानी ऑयल क्रशर में डालकर कुचल दिया गया। पिराई वाली जो मशीन होती है, दर्द से तड़प कर वो मर गया। ये राजकाज नहीं थी। अब जो हो रहा था सब देख रहे थे कि राजकाज नहीं है, अराजकता है, एक आदमी का पागलपन है। दरबारियों को लगा कि ऐसे तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। तब एक गुप्त योजना बनी कोर्ट में। रात के अंधेरे में दरबारी नन्हे राजा गिरमाण युद्ध को लेकर काठमांडू से भाग निकले। अब रण बहादुर शाह काठमांडू में अकेले रह गए। जब उनका नशा उतरा तो हकीकत सामने आई। बेटा हाथ से चला गया था, दरबारी खिलाफ थे, फौज बगावत पर उतर आई थी। अब रण बहादुर शाह के पास कोई चारा नहीं था, तो मई 1800 की एक रात, सन 1800 की बात हो रही है, अपनी जान बचाकर भागे। नेपाल की सीमा पार करके हिंदुस्तान आए, बनारस पहुंचे, अंग्रेजों की शरण ली। बनारस में रण बहादुर शाह लेकिन अकेले नहीं थे, उनके साथ उनका एक वफादार बॉडीगार्ड भी आया था जिसका नाम था भीमसेन थापा। बनारस के घाटों पर बैठकर रण बहादुर और भीमसेन थापा ने वापसी की प्लानिंग की। अंग्रेजों से कर्ज लिया, हथियारों का जुगाड़ किया और इंतजार किया सही वक्त का, जो आया 1804 में। काठमांडू में सत्ता को लेकर खींचतान चल रही थी और इसी का फायदा उठाकर रण बहादुर शाह वापस नेपाल आते हैं। स्वागत के लिए थानकोट में दामोदर पांडे खड़े थे। दामोदर पांडे नेपाल के तब प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने रण बहादुर को रोकने की कोशिश नहीं की, उनका स्वागत किया। उन्हें लगा कि पुराना राजा सुधर गया होगा, घर वापस आया, स्वागत करता हूं। लेकिन रण बहादुर का इरादा कुछ और ही था। जैसे ही रण बहादुर ने दामोदर पांडे को देखा, उन्हें अरेस्ट करवा लिया। इल्जाम लगाया कि उन्होंने राजा के साथ गद्दारी की थी और कुछ ही दिनों बाद दामोदर पांडे को भद्रकाली के पास शमशान घाट ले जाया गया और वहां बिना किसी सुनवाई के प्रधानमंत्री का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। बाबूराम आचार्य लिखते हैं कि यह सब रण बहादुर ने किया था, लेकिन दिमाग इसके पीछे था भीमसेन थापा का। भीमसेन राजनीति के जाबाज खिलाड़ी थे, इसलिए वो हमेशा मौका ताकते रहते थे। अगला मौका उन्हें 1806 में मिला। इस साल किंग रीजेंट है ना, क्योंकि राजा तो बेटा है तो ये किंग रीजेंट है। रण बहादुर शाह ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई, गुस्से में थे। उन्होंने अपने सौतेले भाई शेर बहादुर शाही पर गबन का इल्जाम लगा दिया। भीमसेन थापा भी वहीं मौजूद थे, लेकिन जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, एक बहाना बनाकर वो कमरे से बाहर चले गए। अंदर रण बहादुर शाह शेर बहादुर को धमका रहे थे कि तुमने देश का पैसा खाया, मैं छोड़ूंगा नहीं। अब शेर बहादुर डरे हुए थे, लेकिन अपमान वो कितना सहते। उन्हें प्यास लगी, वो उठे और कमरे के कोने में रखे घड़े से उन्होंने पानी लिया। तब रण बहादुर ने ताना मारा कि पानी पी रहा है, डर के मारे गला सूख गया। शेर बहादुर ने फिर पानी पिया। वो अपनी जगह पर वापस आए, राजा के बिल्कुल करीब आए और अचानक अपनी तलवार खींची, वार किया। तलवार रण बहादुर के पेट को चीरती हुई निकल गई। अब रण बहादुर के बॉडीगार्ड्स ने जैसे ही मंजर देखा, उन्होंने अपनी तलवार निकाली और शेर बहादुर का सर उसी वक्त कलम कर दिया। इतने में भीमसेन थापा दौड़ते हुए आते हैं, देखते हैं कि रण बहादुर मर रहे हैं और मारने वाला शेर बहादुर भी मर चुका है। भीमसेन थापा ने तुरंत स्थिति को भांप लिया। ये था आपदा में अवसर। उन्होंने तुरंत बिगुल बजवाया, सेना को महल घेरने का आदेश दिया और चिल्लाया कि इस घर से जिंदा कोई बाहर निकलने न पाए। भीमसेन थापा ने राजा की हत्या का इल्जाम अपने विरोधियों पर मढ़ा और एक एक कर 77 लोगों को पकड़ा गया। उन्हें मारकर लाशों को नदी किनारे फेंक दिया गया ताकि जानवर उन्हें खा सकें।
गिद्धों और सियारों की दावत हुई। 2 हफ्ते तक ये कत्लेआम चला और जब ये धूल बैठी तो नेपाल की गद्दी पर एक नया सूरज उग गया था। वो सूरज जो कहलाता था भीमसेन थापा। आपको याद होगा राजा रण बहादुर ने गीरवाण युद्ध विक्रम शाह को राजा बनाया था। रण बहादुर की मौत के वक्त वो 8 साल के थे। जो असली राजा, मारा तो किंग रीजेंट को है, नाम के बादशाह थे। असली ताकत थी प्रधानमंत्री भीमसेन थापा के पास। अगले 31 सालों तक नेपाल की किस्मत इसी आदमी ने तय की। भीमसेन थापा नेपाल के लौह पुरुष भी कहलाए एक वक्त, और 30 साल तक नेपाल की सत्ता उनके इशारे पर ही चली। इस बीच राजा बदले। गीरवाण युद्ध विक्रम शाह के बेटे राजेंद्र विक्रम शाह राजा बने, लेकिन हुक्म भीमसेन का ही चलता रहा। आखिरकार लेकिन भीमसेन का भी अंत हुआ ही, और तब माध्यम बनी एक अफवाह। साल 1837 राजा राजेंद्र के छोटे बेटे 6 महीने के राजकुमार देवेंद्र की अचानक मौत हो गई। बहल में कानाफूसी हुई कि ये नेचुरल डेथ तो लगती नहीं है, जहर दिया गया है बच्चे को, और उंगली उठ जाती है भीमसेन थापा पर। कहा गया कि भीमसेन ने राजवैद्य के जरिए दवा में जहर मिलवाया। अब एक ताकतवर प्रधानमंत्री जो कल तक देश चला रहा था, उसे हथकड़ियों में जकड़कर जेल में डाला गया, और जैसे ही भीमसेन को जेल हुई उनके पुराने दुश्मन उठ खड़े हुए। दामोदर पांडे, बनारस से लौटकर जिस पूर्व प्रधानमंत्री की भीमसेन ने हत्या करवाई थी, उनका परिवार भीमसेन से बदला लेना चाहता था। भीमसेन को जेल में एक संदेश भेजा गया कि आपकी पत्नी को निर्वस्त्र कर काठमांडू की सड़कों पर अब घुमाया जाएगा। यह सुनते ही भीमसेन थापा का सब्र टूट गया। अपनी कोठरी में भीमसेन ने खुकरी उठाई और अपनी खुद की गर्दन रेत ली, लेकिन मौत आसानी से आई नहीं। तुरंत नहीं मरे, 9 दिन तक अपने ही खून में वो पड़े रहे, तड़पते रहे। मौत के बाद राजा के हुक्म पर उनकी लाश को विष्णुमती नदी के किनारे फेंक दिया गया। अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ। सियारों और गिद्धों ने नेपाल के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री की लाश को नोच नोच कर खाया। भीमसेन थापा का इसी तरह अंत हुआ, लेकिन नेपाल की खूनी राजनीति का अंत नहीं हुआ। भीमसेन की मौत के बाद नेपाल में फिर अराजकता आती है, क्योंकि मजबूत नेता जाता है तो वैक्यूम तो बनता ही है। साजिशें हुई, और इसी उथल पुथल के बीच एंट्री होती है हमारे अगले किरदार की, जिनका नाम था माथवर सिंह थापा। माथवर सिंह थापा कोई और नहीं, भीमसेन थापा का अपना सगा भतीजा था। वो उस वक्त भारत में शिमला में निर्वसन में रह रहा था और अपने चाचा की मौत का बदला लेने के लिए मौके की तलाश में था। माथवर सिंह को मौका मिला साल 1843 में। काठमांडू में सत्ता का समीकरण फिर बदल रहा था। राजेंद्र शाह की दूसरी पत्नी रानी राज्यलक्ष्मी देवी चाहती थी कि उनका बेटा राजा बने, और उन्हें ऐसे आदमी की जरूरत थी जो दबंग हो। तब उनकी नजर पड़ी माथवर सिंह पर। माथवर सिंह को काठमांडू बुलाया गया। आते ही उसने सबसे पहले वही किया जिसकी उम्मीद थी, बदला लिया। दोबारा जांच बिठवाई, साबित कर दिया कि भीमसेन थापा निर्दोष थे, और फिर शुरू हुआ कत्लेआम। जिन मंत्रियों ने उसके चाचा को मरवाया था, उन्हें पकड़ पकड़ कर फिर काटा गया। माथवर सिंह अब नेपाल का प्रधानमंत्री और कमांडर इन चीफ बना। सब था पास में, पावर, पैसा, फौज, सब। लेकिन उसे सबसे ज्यादा एक चीज पर भरोसा था, जो एक ताबीज था। राजा राजेंद्र ने माथवर सिंह को एक तांबे का पत्र दिया था, जिस पर खुद राजा ने खुदवाया था कि तुम्हारी हत्या नहीं होगी। माथवर इसे अमरता का कवच मानने लगा, और इसी अमरता के कवच के चलते माथवर सिंह का दुस्साहस दिन पर दिन बढ़ने लगा। कहीं भी बच जाता तो उसे लगता कि कवच ने बचाया है। अब माथवर का सीन यह था कि राजा को तो कुछ समझता नहीं था, वो जिसने पत्र दिया। अब मजेदार बात यह है कि जिसने पत्र दिया था, खुदवाया था जिसने कि मृत्यु तुम्हारी नहीं होगी, उस राजा को माथवर कुछ समझता नहीं था, सुनता था रानी की। राजा और रानी दोनों समझ गए कि उन्होंने गलत आदमी को बुला लिया है ना। माथवर सिंह को खत्म करने का फिर प्लान बनाना था। कैसे करते? उसके पास फौज थी, है ना, कमांडर इन चीफ भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, ताकत भी उसी के पास थी। एक ऐसे आदमी की उनको जरूरत थी जो माथवर सिंह के करीब जा सके। ऐसा उनको व्यक्ति किसमें मिला, और ऐसा व्यक्ति उन्हें कौन मिला? जंग बहादुर। और ये जंग बहादुर कौन था? रिश्ते में वो माथवर सिंह का अपना सगा भांजा था, माथवर सिंह की बहन का बेटा। माथवर सिंह के साथ साये की तरह रहता था, लेकिन माथवर सिंह अपने भांजे की आंखों में छिपी महत्वाकांक्षा को देख ही नहीं पाए, क्योंकि उनको लगता था कि मैं तो अमर हूं। माथवर सिंह को रास्ते से हटाने के लिए फिर एक प्लान बना। एक रात राजा राजेंद्र ने एक नाटक रचा। महल से माथवर सिंह के पास संदेश भिजवाया गया कि रानी साहिबा बहुत बीमार हैं, शायद बचेंगी नहीं, तुरंत आओ। रात के 11 बज रहे थे। माथवर सिंह की मां ने रोका कि बेटा इतनी रात को मत जा, मुझे ठीक नहीं लग रहा। लेकिन माथवर को अपने अमर ताबीज पर भरोसा था। वो बिना किसी सुरक्षाकर्मी के अकेले महल चला गया।
काठमांडू के हनुमान ढोका महल में सन्नाटा था। मातवर सिंह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। राजा राजेंद्र एक कमरे में लेटे मिले और रानी बगल के कमरे में थी। मातवर सिंह ने राजा को झुककर प्रणाम किया, अपनी तलवार म्यान में रखी और पास पड़ी कुर्सी पर वो बैठ गया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था कि राजा ने समन किया, अभी मैं बात करूंगा। लेकिन कमरे के एक कोने में एक पर्दा हिल रहा था और जैसे ही मातवर सिंह बैठा, पर्दे के पीछे से तेज आवाज आई। 2 गोलियां चली, एक मातवर के सीने में लगी, दूसरी सिर में। नेपाल का सबसे ताकतवर आदमी, जिसे लगता था कि वो अमर है, जमीन पर गिर पड़ा। खून से लथपथ उसने अपनी धुंधली आंखों से पर्दे की तरफ देखा और पर्दे के पीछे से जो धुआं निकल रहा था उसके छटने पर नजर आया कि हाथ में बंदूक लिए खड़ा था जंग बहादुर, उसका अपना भांजा। वो भांजा जिसे उसने राजनीति सिखाई थी। मातवर सिंह को यकीन नहीं हुआ। उसने तड़पते हुए राजा राजेंद्र की तरफ हाथ बढ़ाया, भीख मांगी कि महाराज मेरी बूढ़ी माँ है, बच्चे हैं, उन्हें बख्श दीजिएगा। लेकिन राजा राजेंद्र, जो अब तक मातवर के डर से कांपते थे, शेर बन गए। उन्होंने खुकरी निकाली और तड़पते हुए मातवर सिंह पर वो टूट पड़े। उन्होंने उसके हाथ पैर काट डाले। मातवर सिंह थापा मर गया। उसका अमरत्व का ताबीज जो था उसकी गर्दन में ही लटका रह गया। उस रात लाश को चुपचाप ठिकाने लगाया गया और अगली सुबह राजा ने ऐलान किया कि मातवर सिंह ने गद्दारी की, इसलिए उसे मार डाला। दुनिया को लगा कि राजा ने मारा है, लेकिन असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे था जंग बहादुर। उसने अपने मामा को मारकर अपनी वफादारी साबित कर दी थी। रानी राज्यलक्ष्मी बहुत खुश हुई। उन्हें लगा कि जंग बहादुर वफादार है उनका, लेकिन जंग बहादुर अपने उरूज पर पहुंचने का इंतजार कर रहा था। उसके दिमाग में अपनी पिक्चर है। इसका मतलब अभी जो साइलेंस है, अभी जो पीस है, ये तूफान से पहले की शांति थी। 14 सितंबर 1846 की रात आने वाली थी। वो रात जिसे नेपाल के इतिहास में ब्लैक नाइट कहा जाता है। वो रात जब काठमांडू के एक आंगन में खून की नदियां बही। उस रात काठमांडू के आसमान में बादल छाए थे। अमावस के करीब थी। शहर सो रहा था, लेकिन एक घर में दिए जल रहे थे और वो घर था गगन सिंह भंडारी का। कौन? वो रानी राज्यलक्ष्मी का सबसे खास वजीर था। लोग कहते थे कि दरबार में पत्ता भी गगन सिंह की मर्जी के बिना हिलता नहीं। रानी चाहती थी कि उनका बेटा राजा बने और गगन सिंह इस मिशन का कमांडर था कि सारे कांटे हटाने हैं। लेकिन उस रात गगन सिंह अपने पूजा कक्ष में बैठा था, ध्यान लगाए हुए, और तभी खिड़की के पास एक आहट हुई। गगन सिंह ने आंखें खोली होंगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई। गोली चली, अचूक निशाना था, वो सीधे गगन सिंह के जिस्म को चीरते हुए निकल गई। अब ये गोली चलाई किसने थी और चलवाई किसने थी, उस वक्त तक कोई जानता नहीं था और शक की सुई एक भगोड़े पर पड़ी जिसका नाम था लाल झा। लेकिन दबी जबान में लोग एक ही नाम ले रहे थे, जंग बहादुर। गगन सिंह की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैली। रानी राज्यलक्ष्मी गगन सिंह के घर दौड़ी। खून से लथपथ लाश देखकर वो सुध-बुध खो बैठी। फिर उनका गम गुस्से में बदला और गुस्सा पागलपन में। रानी ने अपने हाथों में नंगी तलवार ली और कसम खाई कि जब तक गगन सिंह के कातिल का पता नहीं चलता, लाश का अंतिम संस्कार नहीं होगा। रानी ने हुक्म दिया, तुरंत बिगुल बजवाओ, नेपाल के सारे मंत्रियों, जनरलों और दरबारियों को कोर्ट में हाजिर होने को कहो। शाही शस्त्रागार जो होता है, जिसको कोर्ट कहते हैं, बड़ा सा आंगन जहाँ मिलिट्री मीटिंग्स भी होती हैं, उसके पास ही आर्मरी भी होती है। यही वो पल था जिसका जंग बहादुर को इंतजार था, पहले से तैयार था। जैसे ही बिगुल बजा, जंग बहादुर अपने 6 भाइयों और वफादार सैनिकों के साथ वहां पहुंच गया। उसने कोर्ट के हर दरवाजे, हर रास्ते को घेर लिया। अंदर आने का रास्ता खुला था, लेकिन बाहर जाने का रास्ता इन्होंने किया ब्लॉक। रात के 11 बजे एक एक करके नेपाल के बड़े बड़े सूरमा कोर्ट के आंगन में जमा हुए। प्रधानमंत्री, जनरल, मंत्री सब आए। रानी राज्यलक्ष्मी दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर खड़ी थी, हाथ में उनके वही नंगी तलवार, आंखों में खून, और हर आने वाले से एक ही सवाल पूछती थी कि किसने मारा मेरे गगन सिंह को। राजा राजेंद्र रानी का ये रूप देखकर घबरा गए। उन्होंने कहा कि बिना सबूत के किसी को हम नहीं मार सकते, जांच होने दो। लेकिन रानी सुनने को तैयार नहीं थी। राजा राजेंद्र को लगा कि मामला हाथ से निकल रहा है, इसीलिए वो वहां से निकल गए, ये सोचकर कि वो ब्रिटिश रेजिडेंट यानी जो अंग्रेज दूत, एक अफसर तैनात रहता था, संधि हुई थी अंग्रेजों और नेपालियों की, उनको बुलाकर लाएंगे ताकि मामला अंग्रेजों के दखल से शांत हो। लेकिन राजा की बड़ी गलती थी। वो रात के अंधेरे में ब्रिटिश एम्बेसी गए, लेकिन वहां संतरी ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। आप सोचिए, नेपाल का राजा काठमांडू की सड़कों पर लाचार होकर भटक रहा था क्योंकि एक एम्बेसी में घुसने नहीं दिया गया।
अब उधर कोर्ट के आंगन में मौत का खेल चल रहा था। प्रधानमंत्री फतेह जंग शाह थोड़ी देर से पहुंचे और जैसे ही वो अंदर आए, जंग बहादुर उनके पास गया और उसने धीरे से कुछ कहा। प्रधानमंत्री और सेना के जनरल रानी को समझाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़े। जैसे ही ये लोग निशाने पर आए, एक इशारा हुआ और गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा काठमांडू गूंजने लगा। जंग बहादुर के भाइयों ने फायर खोल दिया था। प्रधानमंत्री वहीं ढेर हो गए, उनके साथ आए मंत्री भी मारे गए। सेना के जनरल को गोली लगी लेकिन वो गिरे नहीं। वो लड़खड़ाते हुए पीछे भागे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, एक सिपाही ने अपनी संगीन यानी बेयोनेट जो लगी होती उनके सीने में उतार दी। वो भी मारे गए। अब आंगन में भगदड़ मची। दरबारी समझ गए कि ये जांच नहीं है बल्कि कत्लेआम है, मारने के लिए बुलाया है। जिसके पास तलवार थी उसने खींच ली, लेकिन ये लड़ाई बराबरी की थी नहीं। घिरे हुए थे ना, एक तरफ जंग बहादुर के भाई थे जिनके हाथों में लोडेड राइफल्स थी, दूसरी तरफ दरबारी थे जिनके पास तलवारें और खुखरियां थी। गोलियां चलती रहीं, लाशें गिरती रहीं। जो दीवार फांद कर भागने की कोशिश कर रहा था उसे भी भून दिया गया। सुबह 2 बजते बजते सब शांत हो गया। कोर्ट का वो आंगन अब दरबार नहीं कब्रिस्तान लग रहा था। नेपाल का पूरा मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, सेनापति, बड़े बड़े रईस सब घंटों में खत्म हो चुके थे। रानी राज्यलक्ष्मी जो बदले की आग में ये सब देख रही थी, उन्हें लगा कि उनके दुश्मनों का सफाया हो गया, लेकिन वो ये नहीं देख पाई कि उनके सबसे बड़ा दुश्मन उन्हीं के बगल में खड़ा था, जंग बहादुर। अगली सुबह सूरज निकला। जंग बहादुर ने खून से सनी अपनी वर्दी बदली और सीधा राजमहल पहुंचा। उसने राजा और रानी को मजबूर किया कि उसे नेपाल का नया प्रधानमंत्री और कमांडर इन चीफ घोषित किया जाए। और फिर जंग बहादुर यहाँ भी नहीं रुकते। उन्होंने रानी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो युवराज की हत्या कराना चाहती थी और इसी आरोप में रानी राज्यलक्ष्मी को देश निकाला दिया गया। बनारस उन्हें जाना पड़ा। राजा राजेंद्र जो तीर्थ यात्रा के बहाने बनारस गए थे, उन्होंने वहाँ से अपनी फौज तैयार की और अपनी गद्दी वापस पाने के लिए नेपाल पर चढ़ाई कर दी। लेकिन जंग बहादुर की आधुनिक सेना के आगे वो टिक नहीं पाए। राजा को गिरफ्तार किया गया और नेपाल के राजा को उसके अपने ही महल में, अपनी ही गद्दी के सामने उम्र भर नजरबंद किया गया। जंग बहादुर ने नेपाल की सत्ता का फिर नक्शा बदला। राजा को मारा नहीं बल्कि राजा को भगवान बनाया। नेपाल में राजा को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था। उनके सम्मान में उनके नाम के आगे 5 बार श्री लगता था। मतलब नाम कैसे लेंगे? श्री 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 महाराजाधिराज, इतना कहने के बाद फिर उनका नाम लिया जाएगा। जंग बहादुर ने इसी परंपरा का फायदा उठाया। उसने कहा कि राजा तो भगवान है, अब वो ये राजकाज पॉलिटिक्स जो गंदी चीजें हैं इसमें क्यों पड़ेंगे, वो तो सिर्फ दर्शन देंगे, जो गंदी छोटी चीजें हैं ना वो मैं कर लूंगा। असली ताकत जंग बहादुर ने अपने पास रखी। राजा से एक लाल मुहर लिखवाई और खुद को 3 श्री महाराज घोषित कर दिया, यानी श्री 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 महाराज और फिर जंग बहादुर। उन्हें कास्की और लमजुंग नाम के 2 प्रांतों का राजा भी बनाया गया इसके बाद। और यहीं से शुरुआत हुई राणा रिजीम, राणा शासन की एक ऐसा दौर जो अगले 104 साल तक चला, जहां राजा पिंजरे में बंद भगवान थे और देश की तकदीर राणा परिवार के प्रधानमंत्रियों की मुट्ठी में थी। नेपाल की सत्ता को लेकर ये जो खूनी खेल हुआ, उस पर ये शानदार एपिसोड कमल ने लिखा था और इरशाद ने इस एपिसोड को रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।